हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम लोग एमपी बोर्ड ने जो अभी सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2025, तो हायर मैथमेटिक्स का जो सैम्पल पेपर है हम उसको आज सॉल्व करेंगे। व्हाट विल बी माई मेथड इन सॉल्विंग दिस पेपर इज़, मैं ये कोशिश करूँगा कि ना केवल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए पर उसके साथ जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसको भी समझाया जाए, ताकि आपके एक साथ में रिविजन भी चलता रहे। ओके, नाउ इफ यू सी दिस पेपर इट कंटेन्स टोटल 23 क्वेश्चंस। कुल मिला के 23 सवाल हैं यहाँ पर। आपको तो 3 घंटे में करना है, क्योंकि क्वेश्चंस में चॉइसेस रहती हैं, है ना। जो क्वेश्चंस होंगे उनके पास आप में कुछ ना कुछ इंटरनल चॉइस रहती है, एक्सेप्ट फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि 32 मार्क्स का आपका रहता है। आई होप आप सभी ब्लूप्रिंट से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे, कौन सी यूनिट का कितना वेटेज है। इफ़ नॉट देन उससे रिलेटेड वीडियो भी आई विल अपलोड ऑन दिस चैनल। नाउ एट द टाइम व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, मैंने क्या प्लान किया है कि जो हमारे पास ये पूरा क्वेश्चन पेपर है इसको अच्छे से अगर हमें डिस्कस करना है तो आई विल डिवाइड दिस वीडियो इनटू 4 पार्ट्स। पहले पार्ट में यानी कि इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, जो आपके कुल मिला के 32 अराउंड क्वेश्चन हैं जो कि 1 मार्क के होते हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। सिमिलरली एक वीडियो सेपरेटली बनेगा इन 2 मार्कर्स क्वेश्चन के लिए, फिर 3 मार्क्स वाले के लिए और 4 मार्क्स वाले के लिए। बिकॉज अगर पूरा पेपर मैं एक ही वीडियो में सॉल्व करूंगा तो द वीडियो विल बिकम वेरी बिग। ओके, लेंथ काफ़ी बढ़ जाएगी। सो इट विल बी बेटर अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एंड प्लीज़ टेक अ नोटबुक एंड अ पेन और अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से फ्री रखिए, है ना। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये पेपर जो मैंने इसको समझा है, पेपर अच्छा है। इससे हमें काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। तो अगर हम केवल ये सोच के जाएं कि हम केवल रट्टा लगा के पेपर निकाल लेंगे तो दिस इज़ नॉट वन ऑफ दोज पेपर। आई मीन आप पास कर सकते हो, देर आर इनफ क्वेश्चंस कि कोई एक डिसेंट स्कोर कर सकता है। बट अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है जो 80 आउट ऑफ 80 टारगेट कर रहा है तो उसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली पेपर को देखना होगा। ओके एवरीवन, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है विच इज़ एमसीक्यू, तो हमें 5 एमसीक्यू हैं, 6 एमसीक्यू हमको सॉल्व करने हैं। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व देम वन बाय वन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एवरीवन। इफ ए इज अ सेट कंटेनिंग 1 2 3, ए के अंदर 1 2 3 रखा है, देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस विद एलिमेंट 1 2 इज। नाउ दिस क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन, है ना। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा थोड़ा लॉजिक डेवलप होगा और जो इक्विवेलेंस रिलेशन का कॉन्सेप्ट है उसका हमें अच्छे से आइडिया होना चाहिए। देन ओनली वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें। क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले आपने ये पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होना है ना। एंड प्लीज अगेन दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट क्लास, इसमें केवल हम सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आई विल बी वेरी क्विकली एक्सप्लेनिंग यू द कॉन्सेप्ट। मैं उनको डेप्थ से अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, है ना, बिकॉज दिस इज जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। अब रिकॉल कीजिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है बच्चों। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब ये होता है ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। यानी कि जो रिलेशन इन तीनों प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, दैट रिलेशन इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब क्विकली रिकॉल करते हैं कि रिफ्लेक्सिव होने का क्या मतलब था। रिफ्लेक्सिव होने का मतलब ये था कि सेट ए के अंदर जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सभी खुद से रिलेट होने चाहिए। यानी कि ए कॉमा ए इस तरह के दिखने वाले जितने भी पॉसिबल पेयर हैं वो सारे उस रिलेशन के अंदर होने चाहिए। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज बिलोंग्स टू, है ना, ये तो आप जानते होंगे बिलोंग्स टू का सिंबल है ये। यानी कि ए कॉमा ए, जैसे अगर 1 है तो 1 के लिए 1 1, 2 है तो 2 2, 3 है तो 3 3, जितने भी एलिमेंट सेट के अंदर हों और हम अगर रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहना चाहते हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन उस सेट में अवेलेबल होना चाहिए। इसी तरह से सिमेट्रिक की क्या रिक्वायरमेंट होती है बच्चों। सिमेट्रिक की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर ए कॉमा बी ऐसा दिखने वाला पेयर उस रिलेशन में है तो उसका रिवर्स पेयर यानी कि बी कॉमा ए ये भी उस रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अगर होगा तो हम उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, देन ओनली इट विल कॉल्ड एज सिमेट्रिक।
एंड ट्रांजिटिविटी क्या होती है? ट्रांजिटिव में अमूमन बच्चों को डाउट होता है कुछ केसेस में, तो आई विल बी वेरी क्लियरली एक्सप्लेनिंग। देखो, ट्रांजिटिव हमेशा ऐसे देखा जाता है कि अगर तुम्हें पहले दो पेयर मिले तो तुम्हें तीसरा ढूंढना है कि है कि नहीं है। यानी कि अगर ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी ये उस रिलेशन के अंदर हो, अब ध्यान दो कैसा पेयर ढूंढना है हमको, कि पहला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो जिस एलिमेंट पे खत्म हो रहा है दूसरा वाला उसी से स्टार्ट होना चाहिए। यानी कि ए कॉमा बी उसके बाद बी कॉमा सी। अगर ऐसे दो पेयर हमको मिल जाएं तो ट्रांजिटिव कब माना जाएगा? जब ए कॉमा सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए, तब उसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव। इज दैट फाइन एवरीवन? तो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, जब ऐसा कोई रिलेशन हो जो ये तीनों प्रॉपर्टीज रख रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं? इक्विवेलेंस। नाउ इट विल बी वेरी इजी फॉर मी कि मैं इसका आपको डायरेक्टली आंसर बता दूं कि देखो इसका आंसर तो 2 होता है और फिर हम आगे बढ़ जाएं, पर वो आपको कॉन्सेप्ट में हेल्प नहीं करेगा, है ना? तो हम अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उसके साथ अगर हमारा रिवीजन भी हो जाए, क्विकली रिवीजन हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी हमको यहाँ पे दिमाग लगा के इस सेट को यूज करके हमें इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने की कितने बना सकते हैं हम, उसको हम कैसे देखेंगे? तो देखो आपको क्या गिवन है, a बराबर 1 2 3। अगेन आप जब रियल एग्जाम में होंगे तो आप इतनी मेहनत नहीं करोगे, इतना कुछ आपको लिखना नहीं है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, है ना? तो आप इसको समझिए। अब मुझे एक रिलेशन बनाना है जिसके अंदर कंडीशन क्या लगा दी उनने, विथ एलिमेंट 1,2। यानी कि उस रिलेशन के अंदर 1,2 तो होना ही चाहिए, 1,2 होगा तो ही मैं बना सकता हूं। तो मैंने सोचा कि चलो एक रिलेशन R1 बना के देखते हैं। अब 1,2 तो होना ही चाहिए, तो उसको तो हमने फिक्स कर दिया कि भाई आप तो रहो। अब आप खुद सोचो, सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव मेरे को बनाना है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या जरूरी है? आप सेट को ध्यान से देखो, सेट ए के अंदर है 1 2 और 3। रिफ्लेक्सिव अगर रिलेशन होना है तो 1,1 2,2 3,3 ये तीनों पेयर इसके अंदर होने चाहिए। तो अभी तो नहीं है, तो मैं क्रिएट कर रहा हूं अपनी तरफ से, एक इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा हूं, तो मेरे को ये तीनों पेयर रखने पड़ेंगे। इसलिए मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, 1,1 2,2 और 3,3। आई हैव एडेड दिस इन द रिलेशन। यानी कि इन तीनों को लिखने से रिफ्लेक्सिव तो वो बन गया है ना? अब बात आती है सिमेट्रिक होने की। अभी आप ये देखो, सिमेट्रिक होने के लिए हमने क्या बोला कि ऑर्डर्ड पेयर में अगर ए और बी दो अलग अलग नंबर वाला ऐसा कोई पेयर हो तो उसका रिवर्स वाला पेयर भी होना चाहिए। नाउ क्लियरली यहाँ पे 1,2 तो होना जरूरी है, ये तो मजबूरी है, मैंने मन से तो लिखा नहीं है ना? दिस इज नेसेसरी क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। तो 1,2 होने के कारण अगर मुझे इस रिलेशन को सिमेट्रिक रखना है तो किसको ऐड करना पड़ेगा? 2,1 को ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने क्या ऐड कर दिया इसके अंदर? 2,1। इज दैट फाइन? अब आप यहां पे चेक कर सकते हो कि ये सिमेट्रिक भी हो चुका है। अब बात आती है ट्रांजिटिविटी की। तो ट्रांजिटिव के लिए आप क्या करो, कुछ पेयर ढूंढो जो ट्रांजिटिव वाला लॉजिक फॉलो कर रहे हो। यानी कि पहला ऑर्डर पेयर जहां से खत्म हो रहा है दूसरा वहीं से स्टार्ट हो जाए। तो जैसे कि 1,2 और 2,2, तो दोनों दो पे एंड हो रहे हैं, तो कौन सा पेयर होना चाहिए? 1,2 होना चाहिए, वो तो ऑलरेडी है कि नहीं? अगर हम उल्टा देखें 2,1 और 1,2, तो 2,2 होना चाहिए, वो भी ऑलरेडी है। यानी कि इसमें अगर मैं कोई भी पॉसिबिलिटी ढूंढने की कोशिश करूंगा तो वो ट्रांजिटिव तो हो ही जाएगा, है ना? यानी कि यहां पे मुझे ट्रांजिटिविटी में कोई दिक्कत नहीं है, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो मैंने क्या लिखा था यहाँ पे? 1,2, ये 2,2 3,3 एंड 2,1। इज दैट फाइन? अब मुझे यहाँ पे और कुछ अभी ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इतना रिलेशन बनाऊं तो दिस इज डेफिनेटली इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस बन जाएगा, दिस इज इक्विवेलेंस। ओके, दिस इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। फाइन। अब हम दूसरा पॉसिबिलिटी देखते हैं। अब आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर आपने 1,2 लिया, फिर आपने रिफ्लेक्सिव बना दिया, 2,1 ले लिया, पर अगर इसमें कोई और पेयर होता, 2 और 3 से रिलेटेड कोई पेयर होता तो ये बन पाता क्या? तो उसको हम ट्राई कर लेते हैं। तो हमने R2 बना के देखा। अभी देखो फिर से मैं पेन का कलर चेंज करके आपको बताता हूँ कि 1,2 तो मेरी मजबूरी है, मेरे को रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 1,2 होना चाहिए। अब इतना तो आएगा ही आएगा, 1,1 2,2 और 3,3 ये तो आना ही है। क्यों? क्योंकि जब ये तीन पेयर यहाँ पे होंगे तभी ये क्या बनेगा? तभी ये आपका रिफ्लेक्सिव बनेगा। और 1,2 हमें रखना ही था, तो 2,1 को भी रखना है। यानी कि इतना तो पिछले जो हमने रिलेशन बनाया उससे कॉपी कर लिया हमने, एग्जैक्टली इतना तो है ही। अब हम इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं। अभी देखो यहां तक सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है। अब क्या मैं ऐसा कोई पेयर ऐड कर सकता हूं जिससे थोड़ा ट्रांजिटिव मैं कुछ नया बना सकूं? तो ऐसा कोई पेयर ढूंढो जो 2 पे एंड हो रहा हो और
स्टार्ट हो रहा हो 2 से। तो अभी हम अगर इसमें लेट्स से अगर हम इसमें 2,3 लिखते हैं तो आप ऐसे देखो 1 2 एंड 2 3, तो कौन सा पेयर होना चाहिए, 1 3 होना चाहिए, तभी ट्रांजिटिव रहेगा। तो अगर मैं अपनी तरफ से 2 3 ऐड करता हूं, क्योंकि मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं ऐड तो कर ही सकता हूं, लेकिन उससे उसकी क्या डिस्टर्ब हो रही है, ट्रांजिटिव नेचर डिस्टर्ब हो रहा है। ट्रांजिटिव बनाने के लिए कौन सा पेयर रखना पड़ेगा, अगर 1,2 है 2,3 है तो ये तो कॉमन आ गया, 1 3 होना चाहिए, तो ठीक है 1 3 को भी ऐड कर देते हैं। पर कुछ गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई कि जैसे ही मैंने यहाँ पे 1,3 को ऐड करा, 1,3 को ऐड करने से मेरा ट्रांजिटिव तो बन गया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, मेरी सिमेट्रिसिटी खराब हो गई है कि नहीं, क्योंकि अभी सिमेट्रिक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि 2 3 के लिए मेरे पास 3 2 और 1 3 के लिए 3 1, ये दोनों पेयर नहीं है, तो उनको भी मुझे फिर ऐड करना पड़ेगा। तो फिर मैंने क्या ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने 3 2 को भी ऐड करा है और मैंने 3 1 को भी ऐड करा है। अब आप इसको चेक कर लो, अब यहाँ पे कोई भी पैटर्न मिसिंग नहीं है, एंड दिस इज अ परफेक्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये जो हमारा रिलेशन है ये भी क्या बन चुका है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन चुका है। इज दिस फाइन एवरीवन? नाउ अब यहाँ पे आप और भी पैटर्न ट्राई कर सकते हो, पर फिर क्या होगा ना, आपको खुद ही समझ में आएगा कि और पैटर्न बनाने की अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो वो बनना पॉसिबल नहीं है, यानी कि और कोई इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितने इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले, वो है 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, 2। नाउ इट इज माई सजेशन कि आपने इसको सॉल्व तो कर लिया, बट आप देख सकते हो कि इसमें दिमाग लगाना पड़ रहा है, टाइम लग रहा है। तो इट इज बेटर कि अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को 1 2 बार रिवाइज करके जाओ, कि अगर एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आए तो हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हम डायरेक्टली 2 लगा सकते हैं, है ना। पर अगर थोड़ा सा कोई क्वेश्चन को चेंज करता है, लेट्स से यहाँ पे 1 3 लिख देता है, तो फिर मैंने आपको मेथड समझा दिया, आप उस तरह से सॉल्व कर सकते हो। इज दैट फाइन एवरीवन? तो आई होप द फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज। अब यहाँ पे वो साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे तो भी ठीक रहेगा, पर नहीं लिखा कोई बात नहीं। यहाँ पे हमको बताना है प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है। अब यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट रिकॉल करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ऑल द इनवर्स फंक्शन, है ना। तो मैं यहाँ पे नोट बना के लिख देता हूँ कि आप रिमेंबर करो, है ना, रिमेंबर all the principal values of inverse trigonometric functions, है ना। तो साइन इनवर्स एक्स का ये डायरेक्ट आंसर है, ये आपको टेबल है एनसीईआरटी में, आपकी बुक में दे रखा है, आप टेबल पे देखिए कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2। बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, एंगल होते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखता हूं साइन थीटा बराबर एक्स, तो ये एक्स क्या है, ये एक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आंसर है। पर अगर मैं यहां से थीटा लिखता हूं तो मैं थीटा को क्या लिखता हूं, साइन इनवर्स एक्स। तो ये थीटा क्या है, ये थीटा तो एक एंगल है। यानी कि ये जो इनवर्स फंक्शन होता है, इनवर्स फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एक एंगल होता है। तो हमने क्या बोला कि जब हम साइन इनवर्स के अंदर यहां पे कोई वैल्यू इसको देंगे, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा 1, तो हम उससे क्या पूछ रहे हैं कि भाई साइन थीटा का वैल्यू 1 कितने एंगल पे होता है। तो साइन का वैल्यू 1 कितने एंगल पे होता है, 90 पे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/2। यानी कि जब भी मैं x का कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे कुछ आंसर मिलेगा, वो आंसर कोई ना कोई एंगल होगा। अब मेरा साइन इनवर्स के अंदर जो मैं वैल्यू रखूं, जो फाइनल आंसर आएगा वो कहां से कहां तक का आता है, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां तक वैलिड है, कि जो भी मेरा आंसर आ रहा है अगर वो -π/2 से +π/2 तक है तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि ये प्रिंसिपल वैल्यू है। इज दैट फाइन? तो इसका आंसर आपने याद रखना है, और आपको टेबल याद करनी है जिसमें 6 इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस होंगे, उनकी टेबल में उनका डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू आपने याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ओके तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है देखते हैं अब हम थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है। थर्ड क्वेश्चन में हमको मैट्रिक्स दे रखा है ए, और हमको ए स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो इसको तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटू ए का वैल्यू कितना गिवन है, 3 1 -1 और 2, और फिर से लिख दूंगा 3 1 -1 और 2, ठीक है। अभी यहाँ पे हमको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। तो याद करो,
जब भी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होता है, उसके लिए हमने क्या देखना होता है, पहले में कितने रो हैं, दो, कितने कॉलम है, दो, दूसरे में भी दो रो और दो कॉलम है। जब भी पहले वाले के कॉलम्स जब भी पहले वाले के कॉलम्स और दूसरी वाले के रोज ये बराबर हों तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। और ये कंडीशन हो गई, मल्टीप्लाई करने के बाद हमको कोई आंसर मिलेगा, तो वो जो हमको आंसर मिलेगा वो कितने बाय कितने का मैट्रिक्स होगा, तो वो होगा 2 और यहां से उठाएंगे 2, यानी कि वो भी 2 by 2 का एक मैट्रिक्स बनेगा। अब कई बच्चों को यहां पे कंफ्यूजन होता है मल्टीप्लिकेशन में, बहुत आसान है। आप तो ऐसे समझो, आपने पहले ये देखना है कि मेरा आंसर कितने बाय कितने का आएगा, 2 by 2 का आएगा, यानी कि 4 एलिमेंट आएंगे। उनको नाम दे दो कि A11, A12, A21, A22। अब ये नंबरिंग आपने पढ़ी होगी, नंबरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। 1 1 लिखने का क्या मतलब है कि भाई ये जो एलिमेंट है A11 ये पहली रो और पहली कॉलम का है। A12 का मतलब क्या, पहली रो दूसरी कॉलम। A21 का मतलब क्या, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, A22। फाइन। अब इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन भी करोगे। मल्टीप्लिकेशन में अपन ने क्या करना है, जब मेरे को पहला एलिमेंट लिखना है A11, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमेशा रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम से होता है, ये रूल है। मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा, रो का मल्टीप्लिकेशन होगा कॉलम से। मैं थोड़ा इसको इरेज कर रहा हूं कुछ देर के लिए। रो का मल्टीप्लिकेशन होगा कॉलम से, कैसे होगा देखो, अगर मुझे पहली रो का पहला कॉलम वाला एलिमेंट चाहिए तो मैं पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करूंगा, और एक एलिमेंट का एक के साथ, और बीच में क्या लगाना है, प्लस, यानी कि 3 × 3 विच इज 9, और प्लस लगा के 1 × -1 विच इज -1। इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। आई होप समझ पा रहे होगे आप, है ना। वैल्यूज को एक बार फिर से लिख देते हैं। तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9, प्लस 1 × -1 कितना हो जाएगा, -1। इज दैट क्लियर। फिर जब मुझे A12 चाहिए तो मैं इस वाली रो का मल्टीप्लाई किस में करूंगा, इस वाली कॉलम में करूंगा। ठीक है, तो 3 × 1 3, प्लस 1 × 2 2। नाउ आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब अगेन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 × 3 कितना हो जाएगा, ये -3, 2 × -1 ये हो जाएगा -2, और -1 × 1 -1, और 2 × 2 4। इसको आप सॉल्व कर लो तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8 5 -5 और 3। अब आप सोचोगे सर गलत सॉल्व कर दिया आपने, आंसर मैच नहीं हो रहा है। तो मैंने गलत सॉल्व नहीं करा है इसमें थोड़ा टाइपिंग एरर है। तो आपका आंसर तो बी होना चाहिए, क्योंकि देखो बाकी तीन ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहे हैं, तीन एंट्रीज। केवल यहाँ पे 10 की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे 10 की जगह पे आपका आएगा 8। इज दैट फाइन। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्लियर है ना। बाकी प्रैक्टिस करो। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला, आपको दो डिटर्मिनेंट इक्वल दे दिए हैं, आपको एक्स का वैल्यू बताना है। सिंपल क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, 2 by 2 को, 2 by 2 को सॉल्व करने के लिए हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि एक्स का मल्टीप्लाई इससे होगा, 2 का मल्टीप्लाई 18 से, बीच में आएगा माइनस, 6 × 6 2 × 18 बीच में माइनस। तो सॉल्व कीजिए इसको, क्या लिखेंगे अपन, x² - 36 इज इक्वल टू 6 × 6 36, 18 2 ज़ा 36। ये हो जाएगा x² - 36 इक्वल टू 0। तो x² का वैल्यू आ जाएगा 36। अगर x² का वैल्यू 36 है तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस और -6। ठीक है, दिस इज फाइन। अगला क्वेश्चन, अगर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा, a डॉट बी 0, देन थीटा इज इक्वल टू। अभी देखो ये आपको मुंह जबानी रटा हुआ होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि कभी भी दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, π/2। परपेंडिकुलर मतलब उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और π/2 का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि पाई ये रेडियन में है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना, ऐसे। अब इसको एक बार देख भी लो कैसे आता है ये। तो हमें पता है a डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b इंटू कॉस थीटा। अभी मेरे को बता दिया a डॉट बी 0 है, 0 इज इक्वल टू मॉड a मॉड b कॉस थीटा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस का वैल्यू 0 कब होता है, कॉस का वैल्यू 0 होता है 90 पे।
थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री को ही हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2। आई होप दिस इज क्लियर। अभी ये जो 6th वाला क्वेश्चन है ना, इसमें अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है इस वाले क्वेश्चन में, तो ये वाला क्वेश्चन आप देख के तुरंत आंसर बता सकते हो कि इसका आंसर डी होगा। मतलब इसमें आपको कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगेन वो हम कैसे डेवलप करेंगे, उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले तो 3D में जब कभी भी हमको एक लाइन बनानी है, ठीक है, लाइन इन 3D, तो उसका एक वेक्टर फॉर्म हमने पढ़ा है, वेक्टर फॉर्म। अब ये वेक्टर फॉर्म कैसे बनता है, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। आपको कभी भी देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अब यहाँ पे लैम्डा की जगह म्यू लिख दो, पी लिख दो, कोई भी नंबर है। ये लैम्डा क्या है, लैम्डा इज अ स्केलर नंबर, ठीक है। अब ये लाइन का वेक्टर फॉर्म है। ये आया कैसे, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे एक लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो लाइन को फिक्स करने के लिए, वो लाइन तो कहीं भी हो सकता है कि नहीं, वो लाइन तो टेक्निकली कहीं भी हो सकता है ना, लेकिन मैं किसी पर्टिकुलर लाइन को चाहता हूं जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो। तो मैंने क्या बोला, चलो मान लेते हैं ये वो लाइन है जो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ए से पास हो रहा है। अब पॉइंट तो मिल गया मुझे, अब इस पॉइंट के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे। और अगर मेरे पास कोई पॉइंट होता है, जैसे कि ये हमारे एक्स वाई जेड एक्सिस है 3D में, मैं आपको एक बार रिकॉल करवाता हूं, और हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट है, लेट्स से हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड। तो अगर इस पॉइंट को मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर दूं और एक वेक्टर बनाऊं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, पोजीशन वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर क्या बन जाएगा, इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और पोजीशन वेक्टर कैसे बनता था, जो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट है उसमें आई जे के लगा दो, यानी कि ये बन जाएगा एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आपको याद होना चाहिए। सिमिलरली यहां पे लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका कोई पोजीशन वेक्टर होगा, उसको मैंने ए वेक्टर नाम दे दिया। सो व्हाट इज ए वेक्टर, इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट थ्रू विच द लाइन इज पासिंग। लेकिन आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर ऐसी तो करोड़ों लाइनें हो सकती हैं जो इस पॉइंट से पास होंगी, तो मेरी पर्टिकुलर लाइन मुझे कैसे पता चलेगी। उसी लिए हमको क्या देना पड़ता है बच्चों, एक डायरेक्शन। यानी कि अगर मैं आपको एक डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दूं, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये पॉइंट, ये जो लाइन है इस पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरेगी और इस डायरेक्शन में है, तो वो यूनिक लाइन आपको मिल जाएगी। यूनिक लाइन मतलब कि इसके जैसी एक ही लाइन है, हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी आप ऐसे देखो कि इस लाइन को डायरेक्शन देने के लिए मैंने क्या बोला कि ये जो लाइन है ना, ये किसी बी वेक्टर के पैरेलल है। कोई बी वेक्टर होगा, उसके पैरेलल आप चाहिए, तो बढ़िया है, बी वेक्टर हमको डायरेक्शन दे दी। यानी कि जब हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, इस वेक्टर फॉर्म में जो ए वेक्टर होता है वो क्या होता है, इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट थ्रू विच द लाइन पासेस। ठीक है। और जो बी वेक्टर है, इट इज व्हाट, दिस इज द वेक्टर पैरेलल टू द लाइन। यानी कि कभी भी मुझे कोई वेक्टर फॉर्म देगा अगर लाइन का, तो मैं उसको इससे कंपेयर करके देख के बता सकता हूं कि पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है और किस वेक्टर के वो पैरेलल है। अब वापस से आते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में हमको क्या बोला, क्वेश्चन में हमको बोला है द पॉइंट थ्रू विच दिस लाइन पासेस इज, वो कौन सा पॉइंट है जिससे ये लाइन पास होती है। अब आप इस लाइन को ध्यान से देखो, क्या लिखा है यहाँ पे, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। क्या ये आपको उस फॉर्म में नहीं दिख रहा है, मैंने आपको बोला था कि लैम्डा लिखो म्यू लिखो, एक ही बात है, क्योंकि वो एक स्केलर नंबर है। तो इस इक्वेशन को हम ऊपर लिख लेते हैं। क्या है ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का आई कैप प्लस 2k कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 4i कैप 4j कैप एंड 4k कैप। ठीक है। अब ये जो पार्ट है ये ए वेक्टर है, ये जो पार्ट है ये बी वेक्टर है। तो उसने बोला मुझे पॉइंट बताओ किस पॉइंट से लाइन पास होती है। तो भाई यही तो वो पॉइंट है, उस पॉइंट का मुझे पोजीशन वेक्टर मिल गया। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। अब जब मुझे ये पोजीशन वेक्टर मिल गया है, तो ए वेक्टर कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस का आई कैप। अब जे कैप है नहीं, तो 0 टाइम्स जे कैप, और के कैप कितना है, 2k कैप। अब आप इसको इससे कंपेयर करो, तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट कितना मिल जाएगा, आई का कोएफिशिएंट -1, जे का कोएफिशिएंट 0, के का कोएफिशिएंट 2।
यानी कि जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे मेरे पास, -1 0,2। अब आप देखो, इतना तो मैंने आपको एक्सप्लेन करा तब टाइम लगा है। अब आप इस लेवल पे आ चुके हो कि आप लाइन को देख के ही तो बता सकते हो ना कि भाई लाइन की इक्वेशन में अगर वेक्टर फॉर्म में हमको दी गई है तो जो स्टार्टिंग में वेक्टर लिखा है वो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट का, और जो लैम्डा या म्यू के साथ मल्टीप्लाई में लिखा है वो उस लाइन के पैरेलल वेक्टर का वैल्यू लिखा है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली आप देख के बता सकते थे। आई का कोफिशिएंट -1, जे का कोफिशिएंट 0, के का कोफिशिएंट 2, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इज दिस फाइन एवरीवन? ओके, तो अभी हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस करा है। मैं वीडियोस को शॉर्ट रखूंगा, मैंने ऐसा सोचा था कि मैं सारे टॉपिक्स को एक ही वीडियो में डाल देता हूं, पर आई फील वीडियोस को थोड़ा शॉर्ट रखना बेटर होगा, ताकि आपको जो पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना आप उसको देख सको, है ना। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा, उसमें हम फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करेंगे, और आगे के क्वेश्चन हम इसी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर आपका ट्रू फॉल्स है, आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, है ना। सो स्टे अपडेटेड, आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे चैनल पे। सो आई होप आपको अभी हमने जो क्वेश्चन डिस्कस करे हैं उनसे कुछ सीखने को मिला है, तो इनको प्रैक्टिस कीजिए। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।